So first of all we will start with the definition. ठीक है, मेटानमी के डेफिनीशन। और उससे भी पहले हम ये सोचेंगे कि ये मेटानमी जो है कहाँ से, जैसे आपको सभी को पता है कि ये जितने भी वर्ड हैं कहीं ना कहीं ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच से लिए गए हैं। तो जो मेटानमी है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, सॉरी ग्रीक वर्ड। मेटानमी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और मेटानमी को जब आप दो छोटे छोटे वर्ड हैं देख लीजिए, तो एक है मेटा, ठीक है। तो मेटा का मतलब होता है चेंज, मेटा का मतलब होता है चेंज। और फिर उसके बाद से दूसरा इसका पार्ट है ओनोमो, ओनोमा, ओनोमा, इसका मतलब होता है नेम, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब हुआ है चेंज अ नेम। क्या हुआ? चेंज अ नेम, ठीक है। तो ये तो सिंपल आप लिटरल मीनिंग देख रहे हैं कि मेटोनमी जो है ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड मेटा और ओनोमा से लिया गया है, ओनोमा। और इनका मतलब है, मेटा का मतलब चेंज, ओनोमा का मतलब होता है नेम, यानी पूरा का मतलब होगा चेंज अ नेम, ठीक है। तो ये लिटरल मीनिंग हुआ। अब हम आते हैं कि कैसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, चेंज अ नेम कैसे हो रहा है। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आगे बढ़ते हैं। The pen is mightier than, पहले समझ लेते हैं फिर लिखने का काम बाद में करेंगे। The pen is mightier than sword, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो पेन है ना, और यहाँ पे देखिए स्वॉर्ड, ये दोनों क्या है? अगर आप वास्तव में ये नहीं बोल रहा है कि पेन स्वॉर्ड से माइटियर होता है। अगर एक स्वॉर्ड से पेन की लड़ाई करा दो तो पेन कट के टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो जो लिटरल मीनिंग है वो तो बिल्कुल यहाँ नहीं है, क्योंकि लिटरल मीनिंग में गड़बड़ हो जाएगा। पेन और स्वॉर्ड की लड़ाई लड़ा दो तो कौन जीतेगा? स्वॉर्ड ही जीतेगा, अगर लिटरल मीनिंग की बात करें। लेकिन ये लिटरल मीनिंग है ही नहीं, ये एक्चुअली क्या है? मिटोनमी है। मिटोनमी में चेंज ऑफ नेम, यानी कोई चीज़ और है, यानी ये पेन जो है ना, इससे कोई बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड या रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कोई एक वस्तु हो सकती है, एक मिनट, कोई चीज़ या कोई वस्तु हो सकती है जो इससे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, और उसकी जगह पे इसको यूज किया गया है। यानी जो हमें एक्चुअल में बताना है उसकी जगह हम उसका कोई सिंबल या फिर कोई इमेज यूज करते हैं। यही सेम स्वॉर्ड के केस में है। तो अगर हम पेन के लिए सबसे बढ़िया इसका एसोसिएटेड अगर पाएं तो बताइए क्या हो सकता है? राइटिंग हो सकता है। चलो, एक तो आपने देखा राइटिंग, और कुछ लोग कह रहे हैं पोएट, पोएट, ठीक है। अब अगर स्वॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सोल्जर। फिर से बोलिए। सोल्जर, सोल्जर सर जी। सोल्जर। और एक और भी हो सकता है वायलेंस, और एक आप सोल्जर बोल दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे आप देख, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही इमेज केवल एक ही चीज से कनेक्टेड हो। यहाँ पे राइटिंग भी हो सकता है कि अगर कोई चीज राइटिंग है तो राइटिंग जो है आपके स्वॉर्ड जो है उससे ज़्यादा, अगर आप किसी से वायलेंस कर रहे हैं तो वायलेंस से अगर कंपैरिजन किया जाए तो राइटिंग जो है ज़्यादा मजबूत साबित होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है लिखित, आप देखे होंगे ना, अगर बहुत पहले की बात करें आप, आपको पता ना, मिल्टन का आप सभी ने एरोपॉजिटिका पढ़ा है ना। तो एरोपॉजिटिका एक सिंपल सा, एरियोपॉजिटिका है शायद, स्पेलिंग आप लोग देख लेना। एम आई राइट इन स्पेलिंग? तो ये जो एरोपॉजिटिका है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको चीज़ों को समझने के लिए। ये जो एरोपॉजिटिका है, सबसे पहली चीज तो एरोपॉजिटिका कब आई थी सभी को मालूम है ना? 1644। ये सब याद रखो बेटा। ये किसके द्वारा आया? मिल्टन के द्वारा आया। अब इसमें मिल्टन किस चीज की बात करते हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। किसकी? फ्रीडम ऑफ प्रेस की। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आखिर ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की क्यों बात कर रहे हैं।
यहाँ आप देखते हो कि बीच बीच में सरकार जब देखती है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गया, जैसे अभी दिल्ली में सिचुएशन खराब हो गई थी, तो सरकार ने क्या किया था कि जो मीडिया है या जो भी सोशल मीडिया आप कह लो, उसको पूरी तरह से क्लोज कर देता है। यानी वो क्या करता है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर देता है। जैसे आपको जम्मू कश्मीर की याद हो, जब धारा 370 को हटाया गया था तो उस समय वहाँ पे इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था कि कोई बात यहाँ से वहाँ लीक ना हो, शेयर ना हो। तो सरकार या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? जो पेन है, यानी जो लिखने वाली चीज है, ठीक है, उस चीज को रोकने की कोशिश करती है। जब आपके मिल्टन साहब ने एरोपजिटका लिखा तो उसमें यही कह रहे हैं कि लोगों को लिखने से रोकना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। तो अब ये बात ये समझ में आ रहा है कि हमेशा जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है कि जो मोनार्क है, यानी जो आपका वो क्लास है जो रेन करता है, जो रूल करता है, रूल करने वाली क्लास हमेशा जो है राइटिंग पर प्रतिबंध लगाती है। अगर आप अपने यहाँ ध्यान दें, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था तो हमारे यहाँ बहुत आसानी से लोग लिख नहीं पाते थे, लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के लिखते थे, और अगर लिखते भी तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखते थे, ठीक है। अगर लिखते थे तो फिर उनकी पूरी प्रेस को बंद कर दिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। इससे ये पता चल रहा है, अब शायद आप सभी को क्लियर हो रहा हो कि किस तरह से राइटिंग हमेशा जो है वायलेंस या जो पेन है वो स्वॉर्ड से हमेशा जो है माइटियर होगा। तो चीज़ों को समझना भी है। अगर एक सिंपल वे में हम बोलें कि जो है राइटर जो है, पोएट जो है वो आपके राजा से बड़ा है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। एक सिचुएशन आपने समझने की कोशिश की कि जो राइटिंग होती है ना, एक अच्छा जो राइटर होता है, एक अच्छा जो वक्ता होता है, जो लिख के अपनी बात को कह सकता है, उससे हमेशा जो है जो उच्च क्लास पे है, जो रूल करने वाला है, जो वायलेंस को दिखा सकता है, वो हमेशा डरता है, क्योंकि राइटिंग में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आप सभी को याद हो तो अगर मैं फिर यहाँ पे मार्टिन लूथर से कनेक्ट करना चाहूँगा। मार्टिन लूथर कौन है? जल्दी आइए, फास्ट। पोइट्री को समझना है थोड़ा डीप में जाके। मार्टिन लूथर कौन है? अब नहीं बता पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है आप सभी के लिए। हु इज मार्टिन लूथर? कोई नहीं बोल रहा है। अगर नहीं आता है तो आपको किसी एक को बोलना पड़ेगा, सर वी डोंट नो, है ना। हु इज दिस मार्टिन लूथर? बहुत दिक्कत है भाई, बोलते भी नहीं हो तुम लोग, इतनी बार क्लास में पढ़ाया गया है। मार्टिन लूथर जो हैं ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन के प्रोपाउंडर हैं, ठीक है। जो इंग्लैंड में आप देखते हो रिलीजन, प्रोटेस्टेंट रिलीजन। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस। इतना ज़्यादा साइलेंस कैसे हो जाता है जी? लगता है कि जैसे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ उधर से कुछ। हाँ ठीक है। तो मार्टिन लूथर जो है ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है इसके मानने वाले थे, और इसको अगर आप कहें कि मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट रिलीजन को किस सबसे मेन जो पर्सन है जिसने स्टार्ट किया, तो ये मार्टिन लूथर ही हैं। अच्छी तरह से दिमाग में याद रखना। ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने क्या किया था, रातों रात प्रोटेस्टेंट रिलीजन को एकदम एग्जिस्टेंस में ला दिया। कैसे किया इन्होंने जर्मनी की जो विटेनबर्ग चर्च है, बहुत बड़ा चर्च था जर्मनी का, उसके चारों दीवारों, उसके हर दीवार पे चारों तरफ 95 थीसिस इन्होंने लिख के लगा दिया, ठीक है। ये 95 थीसिस क्या थे? चर्च की बुराइयां, चर्च की कमियां, ठीक है, बाइबिल के बारे में, ठीक है, हर चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे लगा दिया कि क्या क्या कमियां हैं बाइबिल में, क्या लिखा है, ये लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से। तो जब ये रातों रात इन्होंने लगा दिया, जब सुबह लोगों ने पाया चर्च की दीवारों पे इतना ज़्यादा थीसिस लिखा हुआ था, वो भी जो जर्मन लैंग्वेज थी वहाँ की जनता की लोकल लैंग्वेज, उसमें लिख के लगाया गया था। तो लोग पढ़े और लोग तुरंत जो है, जो आपका कैथोलिज्म है यानी कैथोलिक रिलीजन जो क्रिश्चियन का एक पार्ट है, उसके विरोध में आ गए। तो आपने देखा राइटिंग का पावर कितना ज़्यादा है, और किंग वगैरह जो है, बहुत से किंग जो है कुछ नहीं कर पाए, जो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, उसको बचाना चाहते थे। तो राइटिंग हमेशा पावरफुल है। तो बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, मैं इसलिए इतना ज़्यादा आपको डीप लेके जा रहा हूँ कि जो ये आपका मिटोनमी है ये बहुत ही पावरफुल होता है।
आप कभी भी सोचिए, जो फिगर ऑफ स्पीच है, यूज है, इतना आसान नहीं होता। फिगर ऑफ स्पीच जब भी कोई राइटर यूज करता है, अगर वो बढ़िया से कर देना तो इतना जबरदस्त वो मैसेज देता है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए यहाँ सिर्फ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड लिखा है, और मैंने आपको कितने मैसेजेस बता दिए। मिल्टन का एरोपजिट का दिखा दिया, मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंट रिलीजन को किस तरह जोड़ के दिखा दिया। तो ये पेन की ताकत होती है, ठीक है। तो अब आपको मेटोनिमी का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि जो मेटोनिमी होता है, यहाँ पे एक सिंबल दिखाया जाता है, जो एक्चुअल चीज़ है उसकी बजाय सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और तो अब एकदम क्लियर, एक तो राइटिंग हो सकता है, यहाँ पे वायलेंस हो सकता है स्वॉर्ड के द्वारा। यहाँ पे जो पेन है ये पोएट राइटर को शो करेगा, और यहाँ पे जो स्वॉर्ड है वो रूलिंग क्लास को शो करेगा। सोल्जर भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये है आपका मेटोनिमी, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं बहुत ही आराम से। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि मैं आपकी जो पूर्व नॉलेज है, जो पुराना ज्ञान है, उसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आपके अंदर ईगो होगा, कोई चीज़ इस प्रकार की होगी, अरे मैं तो ये जानता था सर, ये बताने लगे, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो आप सबसे पहले अपने ज्ञान जो पहले से है उसको तो एकदम समझ लीजिए कि कुछ नहीं है, जीरो है एकदम, उसको जीरो कर लीजिए। और अब जो मैं बता रहा हूँ तब आप इन चीज़ों को अपने आप में समझ पाएंगे और इनको पूरी तरह से मतलब डिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है एकदम से जो बता रहा हूँ एकदम इसको बिगनिंग से समझना है, ये नहीं कि अपने पुराने कॉन्सेप्ट से तुलना करके परेशान होना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो, क्योंकि मैं डीप लेवल पे आपको कई बुक से रिलेट करके चीज़ों को लेके आता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ, द पेन इज माइटियर देन। और ये इसलिए बताना जरूरी है ना, ताकि आप कम से कम अभी जब सिनेक्डकी और मेटाफर के बीच में डिफरेंस भी तो हमें बताना है, तो तभी जान पाएंगे जब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड है, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। किन चीज़ों के आधार पे हम तुलना कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बहुत ही क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि जो द पेन है और द स्वॉर्ड है, ये दो क्या हो गए, सिंबल्स हो गए। तो हम एक सिंबल की सबसे पहले बात करते हैं, द पेन की बात करते हैं, यानी पेन की बात करते हैं। अब इस पेन के बारे में देखिए, यहाँ पे थिंग मेंशन अगर कहा जाए, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए कि जो चीज मेंशन की गई है वो क्या है, पेन है। और ये क्लोजली एसोसिएटेड किससे है, ठीक है, ये क्लोजली एसोसिएटेड है। सबसे पहले तो थिंग मेंशन, तो मेंशन इमेज क्या है यहाँ पे, पेन। तो एक बात क्लियर हो गई कि इमेज यहाँ पे पेन है। बहुत इजीली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इमेज पेन है। अब यहाँ पे ये थिंग, ये तो प्रेजेंट किया गया। अब मीनिंग क्या है, यानी इससे हम क्या चीज़ मीन कर रहे हैं, इसके द्वारा हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमारे सामने दो चीज़ आई, एक है राइटिंग और दूसरा आप कह लीजिए राइटर, ठीक है। ये दो चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ आप यहाँ समझिए कि जो लिंक है पेन और राइटर के बीच का जो लिंक है, ये पूरी तरह से क्या है, कल्चरली है, मतलब कल्चर से आया हुआ है, ठीक है। या आप इसको कहिए कि कल्चरली। तो लिंक कैसा होना चाहिए, ये कल्चरली होना चाहिए। मतलब ये एक कल्चर से रिलेटेड है कि पेन जो है, ये जो है राइटर जो है वो पेन से लिखता है, ठीक है। अब ये कल्चर से रिलेटेड है कि आपने पेन बोला तो आप पेन से कनेक्ट कर दिए राइटर को, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पेन ही राइटर को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात समझने की कोशिश करनी है कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे पेन है, पेन से राइटर को आप कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या करें कि राइटर को पेन ना दें, तो क्या राइटर लिखना बंद कर देगा? राइटर पेंसिल से भी तो लिख सकता है, बहुत क्लोज लुक लेना है यहाँ पे, तो राइटर पेंसिल से भी लिख सकता है, ठीक है। राइटर जो है कोई और माध्यम भी यूज कर सकता है लिखने के लिए, लेकिन ये क्या है कि एक कल्चरली लिंक है पेन, तो हम पेन बोलते हैं, यानी जो कॉमन यूज वाली चीज़ है उसको हम यूज करते हैं। लेकिन अगर जरूरी नहीं कि वो लिंक हमेशा जो है वही अप्रोप्रिएट, अगर जरूरत हो तो आप दूसरे लिंक का भी यूज
कर सकते हैं। ये बस यहाँ पे समझना है। तो इसका मतलब जो लिंक यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, उस लिंक के अलावा जरूरत पड़ने पे हम दूसरे लिंक का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही लिंक जो है केवल एक मात्र साधन है, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है उस बात को प्रेजेंट करने का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझना है। ये आगे हमको सिनेक्डकी को समझाने में बहुत मदद करेगा आपको। अब एक दूसरा, अब इसके बाद दूसरी चीज आई है सॉर्ड, इसको भी ध्यान दीजिए और ये मैं आप दो लोगों के द्वारा सुनना चाहूंगा, मैं पूछूंगा, फटाफट बताइएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए जो सॉर्ड आया है, तो इसके केस में इमेज क्या है, बहुत क्लियर है, सॉर्ड है इमेज, ठीक है, तलवार है। अब अगर मैं कहूँ कि मीनिंग क्या होगी, मतलब क्या एक्चुअल चीज क्या है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे मीनिंग है इसका, एक्चुअली ये किसको मीन कर रहा है, तो अब आप क्या बोलोगे, सॉर्ड किसको एक्चुअली मीन करेगा। ठीक है, तो एक तो वायलेंस हो गया, इसके द्वारा वायलेंस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, टायरेंट। टायरेंट समझते हैं, शासक, जो भी व्यक्ति मतलब जो है तलवार का यूज करके वो कर रहा है, तो टायरेंट हो गया। अब आप सोल्जर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप में जो है टायरेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ध्यान रखना आप लोग। सोल्जर तो एक छोटा सा वो है, मुख्य रूप से यहाँ टायरेंट या किसी किंग या किसी रूलर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है सॉर्ड के द्वारा। ठीक है, और रूलर कोई भी हो सकता है, छोटा मोटा रूलर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ ये मतलब है। अब आपके सामने मैं ये पूछ रहा हूं कि अब ये जो लिंक है वो लिंक कल्चरली है, ठीक है, यानी ये जो लिंक सॉर्ड है, क्या सॉर्ड से ही आप वायलेंस करते हो, लेकिन क्या है कि ये फेमस है, एक हमेशा इमेज के रूप में दिखता है। आप देखते हैं कुछ राजपूत लोग होते हैं अपने घरों में तलवार लगाए रहते हैं, ठीक है, उनके घर में तलवार लटकी रहती है कहीं एक जगह, तो उसको दिखाते हैं कि हम लोग भैया बहुत बड़े टायरेंट रहे हैं, कभी हमने शासन किया है, ठीक है। लेकिन इस तलवार के अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं, जैसे अगर मैं कहूँ गन, तो गन भी वायलेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है वायलेंस को भाई, फास्ट मशीन, ये गन हो गया, ठीक है, और भी टाइगर, और बताइए, डैगर, डैगर, बहुत सही, डैगर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, नाइफ भी हो गया तो मतलब अब नाइफ तो सब्जी काटने के भी यूज होता है, लेकिन उस पर्पज में भी यूज होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, चलो अगर इसको छोड़ भी दो तो गन में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वायलेंस को दिखाता है, डैगर को भी दिखाता है, लेकिन क्या है कि एक ट्रेडिशनली हमेशा सॉर्ड को ही शुरू से बोला आया गया है, तो इसलिए हम सॉर्ड बोल देते हैं। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मिटोनमी का एक मतलब ये आया कि कोई एक हम सिंबल यूज करते हैं जो एक्चुअल चीज है उसके लिए, और वो सिंबल कल्चरली होता है, मतलब एक कल्चर से रिलेटेड होता है कि ये भैया हमेशा से चलता आया है ट्रेडिशन में, इसलिए हम उसी को फॉलो कर ले रहे हैं बिना किसी दिमाग लगाए। लेकिन अगर हम चाहें तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिंबल के बिना काम नहीं पूरा हो पाएगा। अगर आप गन भी कर दें, डैगर कर दें, तो भी वो उसी बात को रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे एक बात हमें पता चला, बहुत डीप पता चला, कि जो सिंबल है वो कनेक्टेड तो है क्लोजली, लेकिन एक बात ये पता चला कि ऐसा नहीं कि उसी सिंबल से ही काम होगा, कोई दूसरा सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। ये बात अपने माइंड में रखना है, तब जाके हम सिनेक्टिकी के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब यहीं पे सिनेक्टिकी भी समझ लें, नहीं तो फिर बाद में इतना मेरा सब मेहनत करना बेकार हो जाएगा। सिनेक्टिकी आप सभी ने सुना होगा, सिनेक की स्पेलिंग, एक मिनट, सिनेक्टिकी जब हम बात करते हैं स्पेलिंग SYNECDOCHI, ये बहुत डीप चीज हमको बताना था, इसलिए हमने आपको बताया। यहाँ पे मिटोनमी हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब हम सिनेक्टिकी पे आते हैं। सिनेक्टिकी क्या है, सिनेक्टिकी मिटोनमी को ही कुछ लोग कहते हैं, मिटोनमी का ही एक टाइप है, और सिनेक्टिकी कहीं ना कहीं मिटोनमी की तरह ही है, ये भी क्लोजली एसोसिएटेड होता है अपनी चीज़ों से। जैसे एक सिनेक्टिकी का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल कोई बता सकता है सिनेक्टिकी का एक, जो आपको बहुत पॉपुलर हो, जो लग रहा हो। जैसे आपने बोला, जैसे एक मैं मैकबेथ का एग्जाम्पल ले रहा हूं, टेक दाई फेस हेंस। अब देखो, अगर आप में से कोई मुझे बता दे कि ये मैकबेथ का एग्जाम्पल है, कहाँ का है, किस सेन का है, कोई एनीवन। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
ये मैकबेथ का एग्जाम्पल है, शेक्सपियर के बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी मैकबेथ का। और ये स्पेशली वो सीन है एक्ट 5 सीन 5 में, जब आपको पता है कि जो बिरनम के जो ट्रीज हैं उसको लेके जो है उसके कट करके, और जो इंग्लिश आर्मी वो आ रही है, कैसे कहाँ आ रही है, डनसिनेन की ओर। तो एक जो है सोल्जर बहुत डरा डरा आता है मैकबेथ के पास, और वो मैकबेथ से कहता है कि जो है सोल्जर्स, ब्रिटिश आर्मी आ रही है अटैक करने के लिए हमारे ऊपर। वो बहुत ही कांप रहा होता है, ट्रेम्बल कर रहा होता है, उसका चेहरा एकदम पीला हो चुका रहता है, पेल फेस होता है, ठीक है, डिस्कलर्ड होता है। तो ये मैकबेथ उसको देख के बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये तो पहले ही डर गया है। और इस समय जब वो भाई किंग है तो वो तो डरना नहीं चाहता, उसे तो फेस करना है, मुकाबला करना है। तो इसीलिए वो गुस्से में कहता है ठीक है तुमने जो बताना बता दिया, अब चुपचाप अपने फेस को लेके यहाँ से चले जाओ। तो फेस को लेके जाने का मतलब क्या हुआ कि तुम यहां से चले जाओ। समझ में आ रहा? तो यहां पे अब ये बताओ, ये जो फेस है ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है? उस सोल्जर को प्रेजेंट कर रहा है जो सोल्जर आया था। तो अब ये जो फेस है, ये सोल्जर के बीच में कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है? ये कैसा कनेक्शन है? ये ऐसा कनेक्शन है कि आप इसको इससे अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया पहले कि आप सॉर्ड की जगह, जो यूज हुआ था सॉर्ड, उस सॉर्ड की जगह आप डैगर का भी यूज कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। आप चाहें तो मशीन गन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस को आप, फेस एकदम क्लोजली रिलेटेड है सोल्जर से, तो आप इसको नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिनेक्डकी में जो भी सिंबल यूज होता है वो सिंबल इतना ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होता है कि आप उसको हटा ही नहीं सकते। और बल्कि ये कह लीजिए कि वो जो सिंबल होता है ना, वो जो जिस चीज को रिप्रेजेंट जो सिंबल के द्वारा किया जाता है वो चीज का एक पार्ट होता है। जैसे हमने ये कहा कि आई हैव फाउंड 10 हेड्स देयर, ठीक है, यानी मैंने वहां 10 सिर नहीं देखा, यानी 10 लोगों को देखा। तो अगर मैंने कहा कि आई हैव फाउंड 10 हेड्स देयर, तो हेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक वहां पे जितने भी पर्सन हैं उनको मैंने किसी एक पोर्शन के द्वारा वो किया। अब क्या हेड को उस व्यक्ति से आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देना है कि सिनेक्डकी की जब बात करेंगे तो जो एसोसिएशन है, जो सिंबल रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिस चीज के लिए, वो चीज इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि उससे उसको आप अलग ही नहीं कर सकते। लेकिन जब मिटोनमी की बात की जाएगी तो वहां पे आप अलग कर सकते हो, केवल वो कल्चरली या ट्रेडिशनली यूज किया गया है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई? एवरीवन? यस सर। एकदम डीप समझ में आ गया? डीप, एकदम डीप लेवल पे मैंने बात बताई है। किसी को आप समझा सकते हो? जी सर, जैसे एग्जांपल दिया जाए, आई था 4 व्हील्स। बहुत सही। तो 4 व्हील्स मतलब मीन्स मैंने एक कार को देखा। बिल्कुल। अब क्या व्हील को कार से अलग कर सकते हो? क्या व्हील के बिना कार चलेगी? नहीं कर सकते सर जी। तो नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये सिनेक्डकी है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। लेकिन सॉर्ड, और तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। और कोई मुझे समझाओ, कुछ अपने एग्जांपल लेके समझाइए। मिटोनमी एंड सिनेक्डकी में डिफरेंस है। एनीवन एल्स एक्सेप्ट सौरभ? कोई और बताइए। जैसे all the best brains in Europe could not solve the problems. लेकिन अभी आपको सौरभ नहीं बोलना, आप बता चुके हैं, दूसरों को मौका दीजिए, है ना? ठीक है। यस सर, यस। हाँ बोलिए। सर एक और एग्जांपल है। हाँ बोलिए सर, एक और एग्जांपल है। बोलिए। यस, आई एम लिसनिंग। यस सर, हेलो। हाँ, नेटवर्क, आपकी आवाज आ रही है, यू स्पीक। सर जी एक और एग्जांपल है कि सर जी ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड। अच्छा, ठीक है, बोलिए। आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है। ज्ञान की तरफ लग रहा है कुछ नेटवर्क। ग्रे हेयर। हाँ, ग्रे हेयर्स। क्या मैं ही नहीं सुन पा रहा हूं कि दूसरे लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं ज्ञान को? ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड। यस, ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड। बहुत सही। या फिर सर जी एक और एग्जांपल है, आई एंजॉय
reading Shakespeare. गुड गुड। चलिए, नेटवर्क इशू है कुछ आपकी तरफ, और कोई बोलेगा ज्ञान के अलावा? एनीवन एल्स? ज्ञान अच्छा बता रहे हैं। He has many mouths to feed. Their mouth is compared with the people. ठीक है, और man. ये सिनेक्डकी है कि मेटोनमी है? ये सिनेक्डकी है सर। क्यों है? माउथ का जो कंपेयर किया गया है वो लोगों से किया गया है कि he has many mouths to feed. अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन मत बोला करिए, यहाँ पे ये बोलिए ना कि रिप्लेसमेंट है। जो माउथ है वो किसी का रिप्लेसमेंट है, किसका रिप्लेसमेंट है? ये रिप्लेसमेंट है पीपल का, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंबल है, जो जिस सिंबल माउथ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, वो चीज को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उससे माउथ अलग कर देंगे? नो सर, नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका वो पार्ट है, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो समझना है। ये एक मतलब बहुत ऊपर से एक कॉन्सेप्ट को समझने की बात थी। अब हम आएंगे विशेष रूप में थोड़ा डीप जाकर उन चीज़ों को, जो एक रेटोरिक का रूल है कि किस तरह से, चूंकि बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ढेर सारे टाइप हैं मेटोनिमी और सिनेक्डकी के, तो हम रूल से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये पढ़ेंगे, क्या हम अब कुछ डेफिनेशन भी लिख लें ताकि हम आगे बढ़ें अब, है ना? तो एक काम करिए, फटाफट लिखना शुरू करिए। आप लोगों ने शुरुआत वाला लिख लिया होगा ना, वो चीज़ जो हमने सिंबल एक बनाया था। अब नोट करना शुरू करिए जल्दी से, फिर हम उसी में करते चलते हैं। मेटोनमी की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसमें लिखिए डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मेटा, डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मेटा, मेटा, और ब्रैकेट में लिख लीजिए चेंज, ठीक है। मेटा ब्रैकेट में लिखिए चेंज, एंड ओनोमा, ओनोमा के ब्रैकेट में लिखिए नेम, ठीक है। तो डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटा एंड ओनोमा, कॉमा लगाइए। मिटोनमी, मिटोनमी लिटरली मीन्स, मिटोनमी लिटरली मीन्स a change of name, a change of name। नोट कर लिया इतना? बोलते भी रहना है भैया आप लोग को। yes sir। फिर आगे लिखिए, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, it is a figure of speech that substitutes, मैं लिख भी रहा हूं स्क्रीन पे, that substitute या replaces, substitute और replaces a subject, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो अभी हमने मेटाफर जब पढ़ा था तो हमने टेनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टेनर, ठीक है। तो दैट रिप्लेसेस अ सब्जेक्ट, यानी टेनर, जिसके बारे में आप वास्तव में बात करना चाहते हो, दैट रिप्लेसेस अ सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए टेनर, विद द रिलेटेड इमेज, और यहां पे लिख लीजिए व्हीकल। ये हमने आपको मेटाफर के कॉन्सेप्ट में बताया था, विद द रिलेटेड इमेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, अब आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इमेज, ये जो इमेज है, दिस इमेज इज एसोसिएटेड culturally, with the subject,
दिस इमेज इज एसोसिएटेड कल्चरली विद द सब्जेक्ट। मतलब पेन वाली जो इमेज है ना वो राइटर से एकदम कनेक्ट हो गई है। चाहे पहले सेठा से लिखते थे लोग, है ना, इंक से लिखते थे, वो सब चीज़ें, पेंसिल से भी लोग लिखते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, पूरी तरह से पेन जो है कनेक्ट हो गया है कल्चरली। ठीक है, तो दिस इमेज इज एसोसिएटेड कल्चरली विद द सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जितनी भी बात मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसको आपको लिखा दिया वर्ड्स में। आपके एक बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं, इन्होंने, जिनका नाम है जॉन नेस्फील्ड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो। जॉन नेस्फील्ड एक बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं। इन्होंने बुक लिखा है मैनुअल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो उस बुक में इन्होंने मेटोनमी को कैसे डिस्क्राइब किया है, इन्होंने लिखा है कि मेटोनमी इज डिस्क्राइबिंग अ थिंग बाय सम ए कंपेनियनमेंट और सिग्निफिकेंट एडजंक्ट इंस्टेड ऑफ नेमिंग द थिंग इटसेल्फ। एडजंक्ट मतलब अटैचमेंट, यानी ये बोल रहे हैं कि मतलब किसी चीज़ को खुद उसका नाम लो उसकी बजाय उसके किसी इमेज को, ठीक है, आप उससे जो इमेज उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो उससे उसको वहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये है मेटोनमी। तो क्लियर है। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम बहुत अच्छे से जो है अपनी बात को कह सकें और सामने वाला बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। ये मेटाफर में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इस तरह से। तो इतनी बात क्लियर है सभी को। आगे बढ़ें, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये मैं चाहता हूं कि आप में से ही कुछ लोग एक्सप्लेन करेंगे। और ये है कि द प्रेस क्रिटिसाइज द वाइट वाश। ये एग्जाम्पल लिख लें आप लोग एज एन एग्जाम्पल, जहां पे आपने अभी डेफिनेशन लिखा है, ये एग्जाम्पल हो गया। और अब देखते हैं इसको कौन एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल वहां उसके आगे लिख के और ये लिख लो। अब ये कौन मुझे बताएगा, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, एनीवन? सर बताएं। बताइए, रुक जाइए सौरभ, रुकिए, ज्ञान, थोड़ा अन्य लोग को भी मौका दें। ज्ञान, अन्य लोग को भी मौका देते हैं ज्ञान, है ना, ताकि ये लोग भी कुछ बोलेंगे तो सीखेंगे ना सब लोग हालांकि। चलिए, तो ये हमको कौन बताएगा, ये बताएंगी लकी चौधरी। बताइए क्या समझ में आया। अब देखिए, इतना समय नहीं लेना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, कि आप पता चल रहे हैं बहुत से लोग यहाँ क्लास ले रहे हैं और चाय वाय भी पीने चले गए, क्योंकि किसी को मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ। हैं, चलो लकी चौधरी, हाँ चलिए बोलिए प्रज्ञा। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? द प्रेस क्रिटिसाइज द व्हाइट हाउस। क्या आपको लग रहा है कि ये जो प्रेस है, प्रेस मतलब जो प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग वाली मशीन जो है वो जो है क्रिटिसाइज करेगी व्हाइट हाउस, एक बिल्डिंग को? व्हाइट हाउस क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। बताओ क्या समझ में आया। आवाज नहीं आ रही है प्रज्ञा, और अपने मन से भी पूजा बताइए। प्रज्ञा की तरफ नेटवर्क इशू है, पूजा बताइए, पूजा खरे। सर ये द प्रेस जो है उसको सेनेटर को किसको कह रहा है? बोलिए बिल्कुल संकोच नहीं। प्रेस जो होता है ना सर, मीडिया की जो शक्ति होती है पूरी, तो उसकी होल दिखाया है। बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। प्रेस यानी मीडिया। अगर और अच्छे से जाएं तो क्या, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, है ना, ये सब हो गया आपका प्रेस। ठीक है, और सर समाज में जो घटित हो रहा है वो प्रेस मतलब बता रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम सिंपल, तो अगर यहाँ पे मीडिया भी बोले तो ये भी उतना बढ़िया नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि आप सीधे बोलिए जर्नलिस्ट। क्या होगा, मतलब एक तो आपने मीडिया बोल दिया, न्यूज़पेपर बोल दिया, और दूसरा क्या होगा, जर्नलिस्ट। ठीक है, जो जर्नलिस्ट है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। और द व्हाइट हाउस का मतलब यहाँ क्या होगा, एनीवन? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट पीपुल, अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करेगा? हाँ बिल्कुल, द ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, जो ऑफिस है वहां पे यूएस प्रेसिडेंट का, वहां पे जो लोग काम करते हैं उस पूरी टीम को क्रिटिसाइज करने की कोशिश हो रही। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात?
यस सर। और सिर्फ इसके अलावा आप ये कह लीजिए कि यूएस गवर्नमेंट की जितनी ब्रांचेज हैं सबको क्रिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मिटोनमी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ ताकि आप एकदम एकदम बढ़िया जो है चीज़ों को, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और ये आपको पता करना है। ये शेली के किसी पोयम का एग्जाम्पल है और ये आपको कल बताना है कि शेली के किस पोयम का किस वर्क का है। पूरी लाइन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरी लाइन ये है कि वेयर ऑफ फीड एंड क्लोथ एंड सेव फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव दोज अनग्रेटफुल ड्रोन्स who would drain your sweet ने ड्रिंक योर ब्लड। हम उसकी दूसरी लाइन सिर्फ ले रहे हैं जहां पे हमको मिटोनमी मिल रहा है, फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव। कोई बता सकता है ये क्या है भाई? ये मिटोनमी है। तो यहाँ पे आप फ्रॉम द क्रैडल, क्रैडल क्या है? बर्थ टू डेथ। बहुत सही, बहुत सही, बर्थ टू डेथ। तो यहाँ पे क्रैडल बर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है। अब आप लोगों ने लिटरेचर पढ़े हैं तो आप जानते हैं ना कि बर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी डिफरेंट सिंबल्स लिए जा सकते हैं। एक सिंबल लिया गया है यहाँ पे, इसी तरह ग्रेव को, डेथ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मिटोनमी है, एसोसिएटेड तो है सिंबल, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दुनिया में यही एक सिंबल है जो बर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह डेथ, ऐसा नहीं कि दुनिया में केवल एक यही सिंबल है ग्रेव जो रिप्रेजेंट करेगा, अदर सिंबल्स में भी। लेकिन सिनेक्डकी के केस में जो चीज जिसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है उसका पार्ट होता है, उसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें मिटोनमी और सिनेक्डकी में एक बड़ा डिफरेंस, तो आप कह सकते हैं कि द इमेज और द सिंबल ऑफ मिटोनमी कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ सिनेक्डकी द इमेज एसोसिएटेड विद द एक्चुअल थिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड आर इनसेपरेबल। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? आवाज नहीं आ रही है? यस सर। जी सर। बोला करिए भाई। अच्छा, वो लगता है ना कुछ सेकंड का समय लगता है आपकी तरफ से आवाज आने में, वो सही है, वो इंटरनेट इसमें होता है कुछ सेकंड का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम थोड़ा आ जाते हैं कि सिनेक्डकी जो और मिटोनमी हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो अब आप सीधे लिखिए, जो नोट्स आपने लिखा है उसमें लिखिए देयर आर 8 पॉसिबल वेराइटीज। लिखिए देयर आर 8 पॉसिबल वेराइटीज, 8 पॉसिबल वेराइटीज, वेराइटीज यहाँ कैटेगरीज। There are 8 possible varieties या categories of metonymy, of metonymy। मिटोनमी के ये लगभग 8 वैरायटीज या कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब एक एक लेके चलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले को बोलते हैं वाइस कैप। क्या बोलते हैं? वाइस कैप। इसको लिख लें आप, वाइस कैप। अब मैं एक एक को फार्मूले को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी पहले तो लिख के बता दूं फिर आगे चलेंगे। वाइस का मतलब यहाँ W का मतलब है राइटर्स नेम फॉर द वर्क ऑफ द राइटर। यानी हम क्या करते हैं कि राइटर का नाम ले लेते हैं उसके वर्क की बजाय। जैसे आपने कहा आई हैव रेड शेक्सपियर, इसका मतलब शेक्सपियर को थोड़े ना रीड किए हैं। क्या शेक्सपियर आपके सामने आ रहा है, उसका चेहरा देख के रीड कर रहे हैं? वह आपने शेक्सपियर के वर्क को रीड किया है, ठीक है। तो ये मिटोनमी का एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरा आई का मतलब क्या है, ठीक है। एक मिनट, वाइस कैप है ना, ठीक है। तो आई का मतलब यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ द प्लेस या प्रोडक्ट। एक मिनट, यहाँ पे कैसे गड़बड़ कर दिया है। आई मतलब इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ा सा ना इधर उधर हो, तो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप करोगे आर्गन के लिए। तो आई मतलब है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप कर रहे हैं आर्गन के लिए। यहाँ पे राइटर्स नेम आप यूज कर रहे हैं राइटर के वर्क के लिए, ठीक है। इसी प्रकार एस का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंबल का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को सिंबलाइज्ड करने के लिए, ठीक है। ई का मतलब क्या है, यहाँ ई का मतलब है इफेक्ट, ठीक है।
इफेक्ट का यूज कर रहे हैं, इफेक्ट होगा किसी काज का, इफेक्ट फॉर द कॉज, कोई कॉज है तो उसका जो इफेक्ट होगा उसके लिए यूज करते हैं। अभी ये बस आप हल्के में लिखिए, फिर अभी इसको एक्सप्लेन करना है। सी का मतलब है कंटेनर, कंटेनर का यूज करते हैं आप जो उसके अंदर वस्तु है उसके लिए, ठीक है। ए का मतलब है एक्ट, कोई एक्ट आप लेते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो एक्टिंग हो सकती है, जो एक्शन हो सकता है उसको लेते हैं। और सबसे लास्ट में पी, पी फॉर पैशन, ठीक है, कोई पैशन लेते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट का कोई पैशन हो उसको यहाँ पे लेते हैं। तो ये एक सिंपल से वे में है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइटर्स नेम इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन के लिए सिंबल का यूज करते हैं, फिर इफेक्ट, फिर कंटेनर, एक्ट, पैशन। आगे बढ़े, अब एक एक को करते हैं वन बाय वन। चलिए सबसे पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट वन, राइटर्स नेम फॉर द वर्क ऑफ द राइटर। ये नोट कर लें, राइटर्स नेम फॉर द वर्क ऑफ या वर्क्स ऑफ द राइटर, ये हुआ, ठीक है, राइटर्स नेम फॉर द वर्क्स ऑफ द राइटर। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, अगर आपने बोला कि हैव यू रेड टी.एस. इलियट या हैव यू रेड शेक्सपियर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे मिटोनमी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर का मतलब है कि शेक्सपियर वर्क्स, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी हो जाएगा। अगर आपने कहा, अगर एक ये बोला कि सिमली, ठीक है, सिमलीज आर एबंडेंट इन मिल्टन, आपने कहा कि सिमली जो है, एबंडेंट का मतलब क्लियर है सभी को, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। आपने कहा कि सिमली प्रचुर मात्रा में है मिल्टन में, तो मिल्टन में होगा कि किस में होगा, मिल्टन के वर्क्स में होगा। तो चलिए, बहुत सही, चलिए तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल आपका डब्लू वाला हो गया, यानी राइटर्स के जो है नेम को यूज करते हैं उसके वर्क के लिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, आगे बढ़ते हैं, बोल दिया करिए यस सर आगे बढ़िए, नोट कर लिए हैं। अगर नोट नहीं भी हुआ है तो बाद में अभी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, तो रिकॉर्डिंग से बाकी नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा अब हम आते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं प्लेस के लिए, ठीक है। तो दूसरा क्या था आपका, लिख लीजिए, नेम ऑफ द प्लेस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस, ये चीज, ये दूसरा जो है इसमें आएगा, सेकेंड वाला, नेम ऑफ द प्लेस, किसी प्लेस का नाम लेते हैं, नेम ऑफ द प्लेस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस। थोड़ा बहुत क्रम इधर उधर हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होना। नेम ऑफ द प्लेस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब इसमें देखिए, अगर आपने कहा कि एक बहुत ही शेक्सपियर का एग्जाम्पल है, उसको छोड़िए, एक दूसरा लिख रहा हूँ, ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम योंडर बॉक्स। बताइए क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर आपने बोला कि ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम योंडर बॉक्स, तो यहाँ पे अरबिया का सेंस क्या है, अरबिया एक प्लेस का नाम है, तो यहां क्या कहना चाहता है। तो अब यहीं पे शेक्सपियर की एक बहुत ही पीपल ऑफ अरबिया, ना समझने की कोशिश करनी है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है उस प्लेस से,
उसके बारे में बात हो रही है और इसको पढ़ना भी है, ब्रेथ्स फ्रॉम योंडर बॉक्स। तो बहुत सही। अगर आपको शेक्सपियर के मैकबेथ की एक लाइन याद हो, लेडी मैकबेथ का, और वो क्या लाइन है, ऑल द All the परफ्यूम्स ऑफ perfumes अरबिया are कैन, will not Sweeten my नेवर वाश हर this हैंड। little hand. हाँ, तो अरबिया जो है परफ्यूम के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे ऑल अरबिया ब्रेथेस फ्रॉम योंडर बॉक्स का मतलब है परफ्यूम्स, ठीक है। यहाँ पे परफ्यूम्स ऑफ अरबिया की बात हो रही है, यानी उसके प्रोडक्ट की बात हो रही है। ये तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी चीजें हैं, ठीक है। तो अब जैसे हैंड मी अ बॉटल ऑफ शैम्पेन, ठीक है। तो शैम्पेन क्या है, शैम्पेन वास्तव में एक प्लेस का नाम है, ठीक है, जो कि फेमस होती है स्पेशल वाइन के लिए। तो यहाँ पे शैम्पेन का मतलब वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा, बाकी और हम समझते रहेंगे, नहीं तो हमारा खत्म नहीं हो पाएगा। तो हम सोच रहे हैं मिटोनमी तो आज कर ही दें, ठीक है। आगे बढ़े, हम तीसरे टाइप पे जाएं, Yes. ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब हम आते हैं आई। आई का मतलब क्या था, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब लिखिए, इसमें लिख लीजिए इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गन, इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट, फॉर द एजेंट, ठीक है। यानी हम किसी ऑर्गन या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस एजेंट के लिए। जैसे आपने कहा द पेन इज, ये वाला तो एग्जाम्पल भूल ही नहीं सकते, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो एकदम क्लियर है कि यहाँ पे जो पेन है ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटर यूज करता है, ठीक है। इसी प्रकार से स्वॉर्ड जो है ये भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कौन यूज करता है, रूलर यूज करता है, या फिर सोल्जर, या जो भी कह लीजिए रूलिंग क्लास, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से अभी जितने भी मैंने बताया, जैसे प्रेस वाला एग्जाम्पल, जो 3 एग्जाम्पल दिए थे मैंने ना, वो इसी के दिए थे, इंस्ट्रूमेंट वाला। जैसे हमने कहा कि द प्रेस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल होगा। प्रेस का मतलब क्या होगा, जर्नलिस्ट। फिर हमने कहा कि अ मोर पावरफुल ब्रश कैन नॉट बी फाउंड इन रिसेंट टाइम। अच्छा, इसको देखते हैं कौन बता पा रहा है। अगर मैंने ये बोला कि अ मोर पावरफुल ब्रश, मतलब मान लीजिए कई लोग, अच्छा अभी ना बताया नहीं तो दिक्कत। अ मोर पावरफुल ब्रश क्या है, अ मोर पावरफुल ब्रश कैन नॉट बी फाउंड इन रिसेंट टाइम, बताइए, अ मोर पावरफुल ब्रश कैन नॉट बी फाउंड इन रिसेंट टाइम, इसमें बताइए भाई। सर किसी पॉपुलर क्रिएटर की बात पेंटर की बात हो रही है। बहुत सही, कोई क्रिएटर भी बोल रहा है, ठीक है। यानी क्रिएटर जो ब्रश से क्रिएट करता हो, तो ब्रश से क्रिएट करने वाला कौन होगा, पेंटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ब्रश क्या है, एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पेंटर या आर्टिस्ट यूज करता है। तो यहाँ पेंटर की बात हो रही है, आर्टिस्ट की बात हो रही सर है। आर्टिस्ट जो लोग स्केच बनाते हैं। अच्छा, मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्रश यूज करता है उसको आप समझ लो, ठीक है। तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए आया है। तो पेंटर विल बी द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑर्गन सभी को क्लियर हो सर गया हो, पेंटर या आर्टिस्ट दोनों हो सकता है, सही है। ठीक है। अब आप जो बोल रही हो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारा जो पर्पस था वो था इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि एक कोई भी पर्सन है जो पेंटर हो चाहे आर्टिस्ट हो, वो इंस्ट्रूमेंट ब्रश का यूज करता है। तो हम ब्रश को ना कह के बल्कि हम बोल रहे हैं कि वो पेंटर या आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं एस। अब तीसरा, अब 3 हो गए ना, अब चौथा लिखिए आप, सिंबल फॉर द थिंग, सिंबल फॉर द
थिंग या थिंग्स लिख लो, थिंग ही लिख लो क्योंकि एक ही तो सिंबल एक बार में होगा। सिंबल फॉर द थिंग सिंबलाइज्ड, ठीक है, यानी किसी सिंबल का यूज करते हैं जो उसको सिंबलाइज्ड कर रहा है, ठीक है, एक वस्तु के लिए, ठीक है। आप कोई एग्जाम्पल इसका बता सकता है एनीवन? चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर हमने कहा कि टू प्रिंसेस, ठीक है, द टू प्रिंसेस फॉट, ठीक है, या FOUGST फॉट फॉर द थ्रोन। बताओ भाई यहां पे क्या है सिंबल? द टू प्रिंसेस फॉट फॉर द थ्रोन, थ्रोन, तो थ्रोन सिंबल है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंगडम को, रूल को। बहुत सही, रूल को, यानी सॉवरेनिटी को, रॉयल पावर को, रूल को, ठीक है, तो ये है सिंबल। चलो ठीक है। अब एक और मैं बोल रहा हूं, बताना है। अगर मैंने बोला स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, बताओ इसमें जो है इसमें सिंबल आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केप्टर एंड क्राउन है, ठीक है। अब ये बताओ ये फिर किसका है? स्केप्टर मीन्स राजा का जो दंड होता है, और क्राउन के मीन्स मतलब मुकुट होता है राजा के लिए। क्या बात है। अगर आपसे मैं कहूं कि शेक्सपियर के किसी एक वर्क में स्केप्टर आया हुआ है तो उस वर्क का नाम बता सकते हैं? मर्सी पोयम। अरे वाह, क्या बात है, एक मर्सी पोयम है। लेकिन ये मर्सी पोयम कहाँ का है, किस पर्टिकुलर प्ले में आया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। हाँ, तो ये ध्यान देना है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में मर्सी पोयम की सबसे अंत में कुछ लाइन है जहाँ पे स्केप्टर का यूज हुआ है, और वहाँ पे मिटोनमी ही है जो कि किंगडम को रिप्रेजेंट करती है। और स्पेशली उस लाइन का यही मतलब है कि जब राजा जो है अपने न्याय के साथ मर्सी को मिला देता है तो वो बहुत ही सुप्रीम, उसके अंदर गॉडली वर्चूज आ जाते हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो वहाँ राजा डायरेक्ट नहीं बोला, वहाँ स्केप्टर का यूज किया गया है, ठीक है। तो अब मर्सी जो है पोयम है, और मर्सी जो है ये किसका है? मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ड्रामा है उसमें है। और स्पेशली अगर हम कहें कि ये मर्सी जो पोयम आप लोग हमेशा बोलते हो, ये किस सीन में है मर्चेंट ऑफ वेनिस के? फिर मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक स्पेशली सीन है जो कि बहुत ही फेमस सीन है। कोर्ट तो है लेकिन उसको सीन बोलते हैं, किसी नाम से जाना जाता है, इस स्पेशल नाम से। ट्रायल सीन क्या बोलते हैं? ट्रायल सीन, इसको भूल नहीं सकते भाई। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो जो ट्रायल सीन है, ट्रायल सीन में क्या होता है कि ट्रायल मतलब होता है मुकदमा, यानी मुकदमा चल रहा होता है किसके ऊपर? एंटोनियो के ऊपर मुकदमा चल रहा होता है। और उसमें एंटोनियो क्या कहता है कि बांड के अनुसार मुझे जो है इनके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 1 पाउंड मांस निकल जाएगा तो ये मर जाएगा बेचारा। तो इसलिए जो है उस समय जब सब लोग हार जाते हैं तो पोर्सिया जो है डिस्गाइज फॉर्म में आती है, ठीक है, और वो वहाँ पे उनके सामने वो भी पहले मर्सी की अपील करती है, ठीक है, शाइलाक के सामने। लेकिन शाइलाक तब भी नहीं मानता है, ठीक है। तो ये मर्सी वाली जो अपील है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। किस सीन में आया है? ट्रायल सीन में आया है। इतनी बात क्लियर है सभी को? यस सर। ये सब नोट करते जाओ बेटा। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये एग्जाम के पढ़ा तो रहा हूँ आप लोग को मैं फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो आपके टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं यहीं पे कराते चल रहा हूँ, ताकि जब आप इसको बार बार रीड करते रहें और एक पर्टिकुलर सेंस में जब कनेक्ट करते हैं तो कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने ये सिंबल वाला भी देख लिया, ठीक है। आगे उसके बाद क्या है? सिंबल के बाद है इफेक्ट। नंबर 5 लिखिए, और इसमें लिखिए इफेक्ट फॉर द कॉज एंड कॉज फॉर द इफेक्ट। लिखिए इफेक्ट फॉर द कॉज एंड कॉज
और द इफेक्ट। ठीक है, इसका हम आप लोग को बार बार मौका देते हैं कि आप लोग को एग्जाम्पल बता सको तो बता दो। अब देखो मैं एक लिख रहा हूं, देखिए आप लोग ना बस चीज़ों को ऊपर ऊपर पढ़े हैं, अब थोड़ा सा डीप पढ़ने का समय आ गया है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? अब आप लोग एसके सर के साथ इंडिविजुअल बैच पढ़ रहे हैं, है ना। दे वॉक्ड अलोंग द swaying shades and bowers। ठीक है, they walked along the swaying shades and bowers। अब यहां बता दो भाई इमेज क्या है यहाँ पे जो सॉरी इफेक्ट है, इफेक्ट किसके लिए आया है? अच्छा है कहाँ पे है हमारा मिटोनमी? शेड्स एंड बॉज में है, जब वो आदमी चलता है तो अपनी छाया को हिलाता रहता है, उसका इफेक्ट दिखाता है। तो बॉवर्स तो डायरेक्ट हो गया ना। यहाँ पे क्या है? शेड्स। जो शेड्स है ये वास्तव में आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड भी है स्वेइंग। स्वेइंग मतलब क्या होता है? मतलब हिलना, मूविंग। ठीक है, मूविंग। तो ये कह रहा है कि उन्होंने क्या हुआ कि मूविंग शेड्स के साथ चलते गए। तो बोवर्स का मतलब तो छोटे छोटे पेड़ हो गए, ठीक है, जो झाड़ियां छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वेइंग शेड्स है, तो ये शेड क्या है? ये शेड वास्तव में कॉज है, सॉरी इफेक्ट है। और किसकी वजह से इफेक्ट है? इस इफेक्ट का रीजन कौन है? ट्री है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है कि इफेक्ट फॉर द कॉज, यानी यहाँ पे जो ट्री है तो ट्री की जगह पे इसने सीधे जो रीजन है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है उसको नहीं दिखा रहा है, बल्कि सीधे उसके इफेक्ट की बात कर रहा है। तो सोइंग शेड्स नहीं है, वास्तव में ये सोइंग ट्रीज है। ठीक है, तो ट्रीज को ना बोल के जो उसका इफेक्ट है, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट क्या है भाई, शेड उनको मिल रही है ना, तो यही इफेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे मिटोनमी है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे शेड जो है ये इफेक्ट है, और ये किसके लिए आया है? कॉज, जिसकी वजह से हो रहा है, ट्रीज के लिए आया है। ये नोट कर लें, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, हम बीच बीच में आप लोगों को कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स भी दे देंगे, वो देखते हैं कौन बताता है। जैसे जरूरी नहीं, हम हो सकता है कहीं दूसरे का भी दे दें, लेकिन कोशिश करना है। अभी हम फिलहाल आपको ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। अगर हमने कहा कि टू ब्रिंग अवर ग्रे हेयर्स, टू ब्रिंग अवर ग्रे हेयर्स विद सारो टू द ग्रेव, बता सकते हैं यहाँ पे क्या है भाई? अगर हम बोले काज एंड इफेक्ट की, तो बताइए कहाँ पे काज इफेक्ट आ सकता है ये वाला मामला? टू ब्रिंग अवर ग्रे हेयर्स विद सारो टू द ग्रेव। यहाँ पे सर जी ग्रे हेयर्स का मतलब है जो हमारे बुजुर्ग हैं, और ये सौरों मतलब उन्हें दुख और परेशानियों से सर जी मतलब निकाला जाए, दूर रखा जाए। नहीं, ठीक है, ये सारों पे मत जाइए। ये तो अब देखो यहाँ का मतलब ये हुआ ना, देखो ग्रे हेयर्स एकदम क्लियर है, आपने एकदम सही बताया कि ग्रे हेयर्स का मतलब है ओल्ड पीपल। ठीक है, जो हमारा ओल्ड एज है या ओल्ड पीपल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो टू ब्रिंग अवर ग्रे हेयर्स, तो ग्रे हेयर्स कैसे आएगा? ग्रे हेयर्स अगर देखा जाए तो ये इफेक्ट है, और किसका इफेक्ट है वास्तव में? जो ओल्ड एज है। हाँ, तो यानी यहाँ पे कॉज क्या हो जाएगा? ओल्ड एज, और इफेक्ट क्या हो गया? ग्रे हेयर्स। अब जब ग्रे हेयर्स आ जाएंगे यानी ओल्ड एज की वजह से हम कहाँ चले जाएंगे? ओल्ड एज की वजह से हम सारों में रहेंगे, और फिर कहाँ चले जाएंगे? टू द ग्रेव, यानी डेथ की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे जो ग्रे हेयर्स है ये इफेक्ट है किसका?
ओल्ड एज का। तो इफेक्ट एंड कॉज क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए जल्दी जल्दी 2-3 और बचे हैं, कर लेते हैं। अब हमने अभी तक देख लिया कॉज एंड इफेक्ट तक देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट का एक दूसरा भी है, ठीक है। एक देखते हैं और इसने जो लिखा हुआ है एक दूसरा भी देख लेते हैं। डू नॉट सिट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैं ये आपको बोल रहा हूं, बहुत अच्छे समझना है। डू नॉट सिट इन द सन, डू नॉट सिट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बताओ इसमें क्या समझ में आया? डू नॉट सिट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सन यानी सनलाइट। बहुत सही। तो यहां पे जो कॉज है वो आ गया, यानी उल्टा हो गया, जिसकी वजह से इफेक्ट की बजाय इसने कॉज का यूज कर दिया। तो यहाँ पे सन क्या है? कॉज है, और हमें मतलब यहाँ क्या है? इफेक्ट से, यानी सनलाइट से मतलब है। क्लियर हो रही है सभी को? सन रेज से मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस यही कहना चाह रहा है कि जो डू नॉट सिट इन द सन, यानी धूप में, यानी जो सनलाइट है उसमें मत बैठो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। तो यानी जो कॉज है जिसकी वजह से वो इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसी को इसने क्या कर दिया है? कॉज को यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया वाइस वर्सा, यानी इफेक्ट फॉर द कॉज अभी आपने देखा था, ये क्या है? कॉज फॉर द इफेक्ट है, ये उसका वाइस वर्सा, यानी ठीक उल्टा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। बोलते रहना है, ठीक है। ये जो ग्रे हेयर्स वाला मैंने बोला था ना, वो टेनिसन की लाइन है। अभी बस इतना ही लिख लो। किसकी लाइन है? टेनिसन की लाइन है इसके पहले। अगर आप पता कर पाओ तो जरूर मुझे पता करके बताओ कि किस पोयम की है, ठीक है। लिख लेना टेनिसन, क्योंकि टेनिसन आपके पीजीटी और जीआईसी दोनों में है, तो इसलिए जानने में कोई दिक्कत नहीं है राइटर का नाम। अब आते हैं हम, अब हमारे पास बच्चा है कैप। हमने वॉइस तो कर लिया, वॉइस कैप का हमने वॉइस कर लिया है, ठीक है। हमने राइटर भी देख लिया, इंस्ट्रूमेंट भी देख लिया, सिंबल भी देख लिया, इफेक्ट भी देख लिया, है ना। अब हम आते हैं कैप वाले सेक्शन में। तो कैप में सी फॉर कंटेनर, कंटेनर फॉर द थिंग कंटेंट। तो अब आप लिखिए फिफ्थ, और इसमें लिखिए कंटेनर फॉर द थिंग कंटेंट, फॉर द थिंग कंटेंट, ठीक है। अब इसमें जो है, अगर ये हम बोल रहे हैं कि ही इज एडिक्टेड, ही इज एडिक्टेड टू बॉटल्स, वह बॉटल्स का एडिक्टेड है, क्या समझ में आ रहा है? लिकर। बहुत सही, लिकर के लिए, वाइन के लिए। वाइन के लिए, ठीक है। तो बॉटल यानी यहाँ पे जो कंटेनर है इसके अंदर आता क्या है? बॉटल क्या है भाई? कंटेनर है, और इसके अंदर आता है लिकर, ठीक है। तो वास्तव में ये कंटेंट के लिए बोला जा रहा है, थिंग कंटेंट, ठीक है। तो लिकर के लिए। अच्छा एक और बोल रहा हूं, इसको बताओ। आई डिपेंड सोलली ऑन योर पर्स, मैं पूरी तरह से तुम्हारे पर्स पे डिपेंड करता हूं। बता दो यहाँ पे कंटेनर और कंटेंट क्या है? सर यहाँ पे पर्स जो है कंटेनर है, कंटेनर है, और वास्तव में कंटेंट क्या है? मनी। उसके अंदर जो है मनी। मनी, हाँ मनी, एटीएम है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये चीज है। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सबको, ये वाला भी, कंटेनर वाला भी, है ना। अब आते हैं ए फॉर क्या बताया था? किसी को याद आ रहा है? व्हाट इज ए फॉर? एक्ट। एजेंट। एक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट, लिख लो, ठीक है। हमारे ख्याल से ना हमने अभी तक 6 किया है, ये 7 नंबर होगा, ठीक है। लिख लो। यस सर। हाँ लिखो, एक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट,
ठीक है, यानी उस ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्शन आप कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्शन होता है, तो सीधे आप एक्शन को बोल रहे हो। ठीक है, जैसे अब हम बोल रहे हैं कि एक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन आर यंग पीपल्स प्रेयर। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन आर यंग, बस एंड ही होने वाला है। अगर कोई बहुत अर्जेंसी में है तो जा सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दो, ये यहाँ पे है कि एक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन आर यंग पीपल्स, ठीक है, प्रेयर। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे यंग पीपल के प्रेयर नहीं होंगे, जैसे जो एक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन हैं तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेयर होंगे। यानी आजकल के समय में आप देख रहे हैं ना कि बहुत से लोग हैं जो कि एक्टर्स को, स्पोर्ट्समैन को अपने घर में फोटो लगाए रहते हैं। जैसे अगर हम क्रिकेटर हैं तो हम सचिन तेंदुलकर का फोटो लगाएंगे, और हो सकता है कि हम सचिन तेंदुलकर के लिए भी एक बार उनको देख के उनकी ओर प्रेयर करते हों। तो पीपल्स प्रेयर नहीं, पीपल्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेयर लिखा है, इस प्रेयर का मतलब उनके ये ऑब्जेक्ट हैं प्रेयर के। कोई उनकी इमेज हो सकती है, कोई उनका फोटोग्राफ हो सकता है, या कुछ भी जिसको ये प्रेयर की तरह यूज करें। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी करते हैं। और भी एग्जाम्पल्स आप लोग खोजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी, पहले ये बताए सबको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब क्लास टाइमिंग एंडिंग होने वाला है, मुझे भी कहीं निकलना है। क्लियर है कि और एग्जाम्पल दें, यहाँ पे आगे बढ़ें। यस सर सर। और एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे दें, चलो। हमने सोचा कि ना देना आपको, एक चलो। और हाँ चलो, एक और ले लो, चलो एक और ले लो, ले लो। देखो, दो अ जेस्ट, दो अ जेस्ट, ठीक है, he was still patronized। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो अ जेस्ट ही वॉज स्टिल पैट्रोनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जेस्ट का मतलब ध्यान देना कि दो या दो अ जेस्ट, यहाँ पे जेस्ट का मतलब यहाँ पे फिर है ऑब्जेक्ट। जेस्ट का मतलब आप सभी को पता है, जेस्ट का मतलब क्या होता है, जेस्चर। यहाँ पे जेस्ट का मतलब, जेस्ट का कुछ और मीनिंग होगा, इसको देख लेना आप लोग, है ना। एक और दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इन दोनों को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक और बताना है। एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लो, फिर लिखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी were the scoff of every grinning courtier। ठीक है, हम इसको कल एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग इसमें देखिए, स्काफ जो है वो यहाँ पे एक्ट है। अब ये एक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ये हम कल एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी तरफ से समझने की कोशिश करना, ताकि आज हम जल्दी से अपनी क्लास को एंड करें, क्योंकि समझाने में फिर टाइम लग जाएगा। सबसे लास्ट में अब क्या बचा है, पैशन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैशन। ठीक है, तो ये 8 नंबर है, इसको नोट कर लें, पैशन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैशन। सिंपल है, जैसे वहां पे था, यहीं पे एक्ट फॉर द एक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट, इसी प्रकार से पैशन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द ताजमहल इज अ वंडर। यानी ताजमहल क्या है, एक वंडर है। तो ताजमहल वंडर नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर है, यही ध्यान देना है। ठीक है, एक मैटर है वंडर का। ताजमहल को देख के लोग वंडर में आ जाते हैं। तो द ताजमहल इज अ वंडर, यानी ताजमहल इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर। इसी प्रकार आपने बोला कि वार इज एन एक्सट्रीम
हॉरर, यानी ये क्या हो गया कि वार जो है एक ऑब्जेक्ट ऑफ हॉरर है, ठीक है। और एक मिल्टन की बहुत ही फेमस लाइन है, इसको भी नोट कर लें। मिल्टन की जो फेमस लाइन है, लिसिडस पोयम का है, लिसिडस, योर सारो इज नॉट डेड, ठीक है। तो योर सारो इज नॉट डेड, यहाँ पे क्या है, सारो का मतलब योर ऑब्जेक्ट ऑफ सारो, ठीक है, क्योंकि डेड होने से मतलब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ सारो होगा, ठीक है, यानी आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हो, तो योर ऑब्जेक्ट ऑफ सारो। ये मिल्टन की लाइन है, बहुत ध्यान रखना है। लिसिडस एक पास्टोरल एलेजी है जो 1637 में लिखी गई थी, ठीक है। ये अभी बता दे रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो उस समय ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है 8 बजे के बाद उनको काम रहता है, मुझे भी काम है। तो अगर किसी भी पोर्शन में आपको दिक्कत होगा तो कल हम उसे डिस्कशन कर लेंगे, और कोशिश करिएगा कि जितनी भी लेक्चर को बताया गया है बहुत ध्यान से आप एक बार फिर से रिवाइज करें। अभी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।